आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय प्रचार कार्यक्रम न्याय स्थापना अभियान को समर्पित है। आज का प्रश्न है, न्याय धर्म सभा के न्याय स्थापना अभियान से क्या प्रभाव पड़ेगा। सज्जन लोग तो लाभान्वित होंगे ही, क्या इस न्याय स्थापना अभियान से समाज में चोर चक्कों को ही इसका लाभ प्राप्त होगा? क्या वे भी लाभान्वित होंगे? न्याय स्थापना अभियान के बारे में यह प्रश्न शीला जी ने पूछा, जो देवनगर में हॉस्पिटल में पदाधिकारी हैं। और न्याय धर्म सभा की भी पदाधिकारी हैं। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान वास्तव में संपूर्ण मानवता को प्रभावित करेगा। पूरा मानव समाज, संपूर्ण मानवीय राष्ट्र इससे प्रभावित होंगे। सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था पूर्णतः न्याय पर ही आधारित होती है। न्याय एक सिद्धांत है जो समुचित शब्द द्वारा परिभाषित होता है, और न्याय का सिद्धांत समदर्शी है, औचित्यपूर्ण है, समता और औचित्यता के आदर्श को प्रतिष्ठित करता है। न्याय के बिना मानवीय जीवन मूल्य स्थापित नहीं होते। मानवता का समादर्श ही न्याय का सिद्धांत है, और वास्तव में न्याय ही मानव धर्म है। मनुष्यों की धार्मिकता न्याय के बिना सिद्ध ही नहीं होती। मनुष्यों का धार्मिक होना उनके न्यायशील होने, न्यायप्रिय होने के अर्थ में ही परिभाषित होती है। मानव धर्म न्याय के सिद्धांत के बिना प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता। अब इस न्याय को ही अंग्रेजी में जस्टिस, उर्दू में इंसाफ
और दूसरी दूसरी भाषाओं में भी अनेक प्रकार से जाना और समझा जाता होगा, लेकिन न्याय वास्तव में संस्कृत की नी धातु से बना है, जिसका अभिप्राय होता है नेतृत्व करना, आगे ले जाना, किसी का मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, समतल मार्ग से मानवता को आगे ले जाकर उसके जीवन की मंजिल तक पहुंचाना, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना, ये इसका मंतव्य है। तो यदि न्याय को देखा जाए तो न्याय के बिना आपके करण और चरण दोनों ठोकर खाने वाले। न्याय नी धातु से संस्कृत के ये नयन शब्द भी बना है, नेत्र शब्द भी बना है, नीति शब्द बना है, नियम शब्द बना है। तो नी धातु है, नी एक्सप्लेन होकर नय हो जाता है, नयति नयंती, ले जाना, आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना आदि आदि अर्थ हैं इसके। अब कैसे ले जाएं? उबड़ खाबड़ मार्ग पे आंख वाला किधर से लेके जाएगा? समतल मार्ग से, जिसपे आप हिचकोले न खाएं, ठोकर न खाएं, चोट खाकर गिर ना पड़े, मंजिल तक पहुंचे, आराम से पहुंचे, आराम से जीवन की यात्रा पूरी हो। अगर नेत्रवान न हो, नेत्रहीन आपका नेतृत्व करे, आपको रास्ता दिखाए, तो न्याय विहीन जो नेतृत्व होगा, नयन विहीन जो नेतृत्व होगा, वो कैसा होगा? नेत्रहीन जो नेतृत्व होगा, क्या वो समतल मार्ग पर चला पाएगा? निश्चय ही वो उबड़ खाबड़ कहीं भी मनुष्य को धकेल देगा किसी न किसी गड्ढे में। तो न्याय का समादर्श त्याग करके कोई मानवीय जीवन व्यवहार टिक नहीं सकता। आचरण भी भले ही मनुष्य को आचरण की स्वतंत्रता होती हो, लेकिन न्याय देख करके एक बात तो आपको बता ही देता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा, और आपको स्वतंत्रता वो देता है कि आप इसे चाहें तो पालन करें, चाहे ना करें। अब आप घर में तंबाकू खाएंगे कि नहीं खाएंगे, टोबैको चिविंग इज इंजूरियस टू हेल्थ आपके पैकेट पे लिख दिया गया। अब ये सूचना है, किसी नेत्रवान व्यक्ति ने ये आपका नेतृत्व किया और फिर भी आपका आदर किया, उसने आपको स्वतंत्रता दे दी। अच्छा कि इफ यू विश टू, आप इसे करें या ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन वो पैकेट पे बता दिया, सूचना, एक इंफॉर्मेशन इज देयर, you have been informed by someone कि इसमें ये इंजूरियस कुछ इसमें तत्व हैं
जो आपको इंजरी पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, आयु छीन हो सकती है, मर भी सकते हैं। तो कोई भी चीज जो आपके लिए हानिकारक है उसको सूचना दे दी गई, आचरण आपको पसंद है आप कीजिए, नहीं पसंद है मत कीजिए। सूचना दे दी गई, जान कर करो, अनजाने में करोगे तो कम से कम आपको पता ना होने से दुख होगा। अब पता है जानबूझ के करोगे तो दुखी नहीं होगे, जाओ करो, जो तकलीफ होगी भुगतना। व्यवहार के मामले में, क्योंकि व्यवहार निजी नहीं है, व्यवहार हमेशा दूसरे के साथ आप कर रहे होते हो, तो व्यवहारिक जो मामले हैं उसमें आपको रोका जाता है, कहा जाता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो दूसरों के साथ म्यूचुअल, जहां पे म्यूचुअल बिहेवियर की बात है, दूसरे का समावेश है, तो वहां पर आपको न्यायशील होना चाहिए। न्यायशील माने समुचित शब्द द्वारा परिभाषित व्यवहार कीजिए। ऐसा कोई भी कार्य आप न करिए जो दूसरे के हितों को, न्यायोचित हितों को, समुचित हितों को हानि पहुंचाता हो। तो न्याय का जो व्यवहार है, न्याय का जो सिद्धांत है, वो जिस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा करता है, यदि उसका आपके भीतर स्वीकार हो, उसकी स्वीकार्यता हो, तो आप न्यायप्रिय हो जाते हैं और फिर आप किसी दूसरे के हितों को हानि नहीं पहुंचाते, आप धार्मिक हो गए। ये कौन सा धर्म है? मानवीय धर्म। आपके अंदर उचित अनुचित, हित अहित, सही गलत, कार्य अकार्य, डूज डोंट्स का बोध हो सकता है। आपके भीतर एक बुद्धि तत्व है, मन में एक बोध की सामर्थ्य है, किसी भी विषय में बोध विशेष की सामर्थ्य है। जैसे हमने आज एक गणित का पोस्ट किया था उस पर व्हाट्सएप पे से, उसमें हमने कहा कि इसको सॉल्व करो। उसमें एक चीज अज्ञात है, उसमें एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है। अब वो कुत्ता बिल्ली चूहा, उसमें से कुछ का तो आपको ज्ञात सा है, लेकिन वो भी कॉम्बिनेशन है, किसी का स्पष्ट पर्सनल कुछ भी ज्ञात नहीं है उसमें। अब वजन पूछा जा रहा है, तो अब कुत्ता बिल्ली, चूहा बिल्ली, और फिर कहा जाए कि इन तीनों का वजन कितना होगा, कुछ अलग अलग आपको दे दिए गए और पूछा, उनमें से किसी का भी पर्सनल कुछ भी ज्ञात नहीं है और एक का पूरी तरह से अज्ञात है, वो है ही नहीं। अब ढूंढते फिर अंत में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें ऐसा है कि आपको उसके द्वारा ही कुछ कैलकुलेट करके निकालना है। तो अब अगर बुद्धि कम हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी बुद्धिहीन आदमी से उस प्रश्न को सॉल्व करके देखिए, वो एक्चुअली बीजगणित का प्रश्न है। किसी अज्ञात को ज्ञात करने की विधि,
इसीलिए इसको बीजगणित कहते हैं। क्यों? उसमें छिपे हुए अर्थ हैं, उसमें है आंसर, आंसर उसमें है, सवाल में ही है, लेकिन आप को सीधे नहीं दिखेगा। ये बुद्धि के द्वारा है। इसीलिए गणित जो है आपके मानसिक सामर्थ्य, बोध की जो सामर्थ्य है मन में, उसको प्रदीप्त करती है। तो बुद्धिमान आदमी सही गलत निकाल सकता है उसमें। अब आंसर जो अगला पूछ रहा है, जो अज्ञात है, उसको ज्ञात करके बताना है। आप सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई सही चीज उसमें होगी, उसे छोड़ के बाकी सब गलत होगा। तो सही गलत का ये जो बोध है, ये मनुष्य में संभव है। मनुष्य के अलावा अन्य किसी जीव को दीजिए, करोड़ों की संख्या में दूसरे जीव हो सकते हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन आप उनको ये वाला सवाल हल नहीं करवा सकते उनके द्वारा। वे लोग इसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य सही गलत, उचित अनुचित, हित अहित, हित अहित, लाभ हानि, ये समझ सकता है। तो मनुष्य जो है ये हित अहित उचित अनुचित जब जान लेगा तो इसमें से क्या करना पसंद करेगा अथवा उसे क्या करना चाहिए, सोच के बताएं। जो भी उचित हो, तो भाई इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो समुचित सिद्ध हो वही करो, उसी को न्याय कहते हैं। अब जो लोग न्यायप्रिय हैं, माने जो लोग बुद्धिमान हैं, उचित अनुचित समझते हैं, सम विषम समझते हैं, हित अहित समझते हैं, तो वे लोग अहितकारी कार्य क्यों करना पसंद करेंगे? अब अगर करें तो उन्हें क्या कहेंगे? या तो ये मूर्ख हैं, और या फिर ये धूर्त हो गए, ये मानवता के ट्रैक से ही उतर गए। या तो ये मूर्ख है, पशुतुल्य है कि हित हित सही गलत समझ नहीं रहे, और समझ रहे हैं फिर भी नहीं मानते। दुर्योधन की तरह है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, अजानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि वो धर्म को जानता है लेकिन उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं। वो कहता अधर्म को भी जानता है लेकिन उससे निवृत्ति नहीं, छुटकारा नहीं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो कहता है कि जाने कौन उसके हृदय में घुसा हुआ है, जो बलपूर्वक उसे किसी भी कार्य में नियोजित करता है, वही करने को विवश हो जाता है। तो देखो, अगर आप दुष्ट हो गए हैं या मूर्ख हो गए हैं तो आप आंतरिक वृत्तियों की दासता को प्राप्त हो जाते हैं, वृत्तियां ही आपके मालिक हो जाती हैं, और आप स्वामित्व, ईश्वरत्व खो बैठते हैं। कृष्ण का ऐसा कोई वचन नहीं है कि कोई उनके अंदर की वृत्ति उन्हें नचा रही है। वो तो जो भी करनी है वही वो करने को राजी, वही करते हैं। तो जो भी करने योग्य है उसे ही करना, और जो करने योग्य नहीं है तो भी वृत्ति की प्रेरणा से करना। अंदर कोई केना भी देवे न हृदय स्थितेन, हृदय में कोई स्थित है और वही नियोजित कर रहा है और विवश है। तो ये जो विवशता है, ये जो गुलामी है, आंतरिक वृत्तियों की दासता, जब आप वृत्ति के दास हो जाते हैं तो विवेक मर जाता है। आदत के दास होने पर आत्मा मर जाती है, इच्छा के दास होने पर ईश्वर मर जाता है, उसका ईश्वर विलुप्त हो जाता है। ये दो में एक ही रहेगा।
जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। ये जो मैं है ये सेल्फ है, और जो हरि है वो सोल है, जो ईश्वर है, जो मैं है वो सेल्फ है। अहम है तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है तो अहम नहीं। जैसे अज्ञान है तो ज्ञान नहीं, अज्ञान है तो अज्ञान नहीं। जैसे अंधकार है तो प्रकाश नहीं, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं। जब मैं था, कबीर कहते हैं जब मैं था तो हरि नहीं। वो कहते हैं कि जब तक मैं माने यूनिट जीवित है तब तक यूनाइटेड कायम रहेगा, ये तो पक्का है। इफ देयर इज यूनिट देयर इज नो यूनाइटेड। तो अब यूनिट की उपासना कर लो चाहे यूनाइटेड की कर लो, दम्भ की उपासना कर लो या ब्रह्म की उपासना कर लो, एक ही बचेगा। तो जो लोग आंतरिक दास हैं, वृत्तियों के, आदतों के, इच्छाओं के जो गुलाम हैं, वो उनका विवेक मर जाता है, तो वो हित अहित, उचित अनुचित का विवेक खो बैठते हैं, सत असत का विवेक खो बैठते हैं, और वो गलत वाले को पकड़ करके उसी पे जिद्दी रहते हैं। दुर्योधन उसी पे अड़ा रहेगा। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम सावध, वो अधर्म ही धर्म है, उसी पे अड़ा रहेगा। वह न्याय को ही आदर्श मान बैठेगा, न्याय की प्रियता खो बैठेगा, मानवता खो बैठेगा। इसीलिए ऐसे दुर्जनों को दुष्ट कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, ये अमानवीय। तो न्याय मानव धर्म है, तो संपूर्ण मानवता इससे प्रभावित होगी, पूरा मानव समाज प्रभावित होगा, पूरा मानवीय राष्ट्र प्रभावित होगा। तो न्याय धर्म सभा के न्याय स्थापना अभियान से निश्चय ही संपूर्ण मानवीय समाज और राष्ट्र प्रभावित होगा। एक बात। दूसरी बात प्रश्न में पूछी गई कि सज्जन तो लाभान्वित होंगे ही, क्या दुर्जन लोग भी, चोर उचक्के लोग, भ्रष्ट लोग भी, बेईमान लोग भी लाभान्वित होंगे न्याय स्थापना अभियान से? होंगे। उनको चोरकटाई किए बिना ही उनको जीवन यापन के साधन सुलभ होने लगे। और कहते हैं घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। अगर लोगों को ठीक से शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण सब मिल जाए तो कोई चोरी क्यों करेगा। अगर बिजली आपके घर में मान लीजिए आपके एक उपयोगिता की सीमा तक आपको निःशुल्क ही सुलभ हो, तो आप कटिया क्यों फंसाएंगे चुरा चुरा के। अभी सारा देश गांव गांव में चोरी हो रही, काहे हो रही, जगह जगह बिजली की चोरी चल रही, क्योंकि बिजली की सुविधा दी ही नहीं जा रही। तो चोर उचक्के क्यों लाभान्वित नहीं होंगे। जो बिजली चोरी कर रहे थे उसको बिजली न्याय धर्म सभा वैसे करे मिलनी चाहिए, एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क प्रत्येक नागरिक को। उसमें बड़ा आदमी, छोटा आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी का चक्कर नहीं। गरीबों की मदद करना न्याय नहीं है। न्याय सबको समाधिकारी मानता है। शिक्षा देगा तो सबको देगा, ऐसा नहीं कि गरीबों को शिक्षा। अरे कोई दान दक्षिणा का चक्कर नहीं है। न्याय जो है गरीबों की मदद का कार्यक्रम नहीं चलता। न्याय कहता है तुम गरीब क्यों हो, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे संसाधन छीन लिए गए हैं, तुमको नौकर बना लिया गया है, नौकरी डाट काम में तुमको भर्ती किया जा रहा है।
अब नौकरी डाट काम तलाश रहे हो तुम, नौकर, गुलाम, दास, मजदूर, तुम एचआर बन गए हो, तुम ह्यूमन रिसोर्स हो, तुम किसके रिसोर्स हो? सोचो, तुम्हारा मालिक कौन है? हर कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट, तुम किसके हो रिसोर्स? हु इज दैट? तुम जिसके रिसोर्स हो, हु इज दैट? somebody is there? कोई तो है जिसने तुमको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। रिसोर्स तुम्हारे लिए था, तुम खुद ही रिसोर्स हो गए। रिसोर्स कहते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का अर्थ तुमको बता दिए नौकरी। तुम नौकर बनो, गुलाम हो तुम, यही तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है। काय का एम्प्लॉयमेंट है? एम्प्लॉयमेंट तो रिसोर्स होता है। तो एम्प्लॉय ही रिसोर्स हो गया और एम्प्लॉयर मालिक बन गया। 1% एम्प्लॉयर हो गए, बाकी सब एम्प्लॉय हो गए। ह्यूमन भी रिसोर्स हो गया। अब वो लोग कौन थे? वो डेमन थे, वो ह्यूमन नहीं थे जिन्होंने आपको रिसोर्स बनाया। तो देखो, गुलामी भी खत्म होगी, ह्यूमन की ह्यूमैनिटी मिलेगी और डेमन की डेमोनिटी भी विदा होगी। ये ऑटोमेटिकली चोर उचक्कों, आज तुम जिन चीजों की चोरी करते हो वो तुमको चोरी नहीं करना पड़ेगा, तुमको वैसे ही मिलने लगेगा, तो तुम चोर नहीं रहोगे। न्याय जब समाज न्याय की व्यवस्था लाएगी तो उस समय इस जगत में किसी को भी गरीबी नहीं पकड़ेगी। क्यों? गरीबी का मूल कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। कोई भी जो गुलाम है वही गरीब होगा, मालिक कभी गरीब नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी मालिक कभी ना गरीब था, ना है, ना होगा। जिसके पास पर्याप्त रिसोर्स, पर्याप्त अवसर, पर्याप्त साधन हैं, वो गरीब भला कैसे होगा? जिसके घर में 10 बोरा गेहूं रखा हो, वो भूखों क्यों मरेगा? वो भाई उबाल के भी खा लेगा तो उसकी शांत हो जाएगी, वो मरेगा नहीं। हा? फिर आटा पीस की रोटी बना लेगा, भूखों क्यों मरेगा? तो गरीबी के कारण भूखमरी होती है। और गरीबी किस कारण से? संसाधनों का अभाव, रोजगार की कमी। रोजगार कहां गायब हो गया? भूमि पर भार, मुद्रा पर भार, राजकोष पर कब्जा, यूं कह लें भूमि पर लगान या शुल्क, मुद्रा पर ब्याज या रेपो रेट, राजकोष पर कब्जा और 1% लोगों का कब्जा और उसकी लूट। अब वो भूमि पर भी लगान शुल्क ले रहा है, वो कौन ले रहा है? वो भी 1% ही ले रहा है आदमी। 1% आदमी भूमि कब्जिया है, 1% आदमी मुद्रा कब्जिया है, 1% आदमी राजकोष कब्जिया है, 1% आदमी ने ही संविधान को भी कैप्चर कर लिया।
तो 1 से 5% है, 4% उनका चाटुकार रहता, उनका समर्थन करता है हालांकि संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, वो नारा लगाता रहता। 4% वो उन चाटुकारों को चटनी चटाता है और उस चटनी के बदले में ये दिन भर चटर बटर उसके पक्ष में करते रहते हैं। 4% का पद प्राप्त करते हैं और 95% को गुलाम बना के ये लाखों सालों से पागल बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो अब जागने की जरूरत है कि दूसरा यदि मालिक हो सकता है तो तुम गुलाम क्यों हो सकते हो। जब एकै तत्व रचा संसारा, सत्य की खोज हुई, सत्य में पाया गया कि एक ही ब्राह्मी ऊर्जा से सारे जगत का निर्माण हुआ है। तो इस दुनिया में सभी को जीवन जीने रहने का अधिकार है, दूसरे के हिताधिकारों को हानि पहुंचाए बिना। एक मूल छोटा सा कंसेप्ट है न्याय का कि आपको अपनी छड़ी घुमाने का अधिकार है, कहां तक, जहां से दूसरे की नाक चोट ना खाए, दूसरे की नाक जहां तक नहीं टकराती नाक से आपकी छड़ी, वहां तक आप घुमा सकते हैं। दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप नाच सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप जी सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप सांस ले सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप खेल सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप मकान बना सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप सड़क में यात्रा कर सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप ट्रेन में बैठ सकते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप बस में बैठ सकते हैं, हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। दूसरे के हितों को हानि पहुंचाए बिना आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप दूसरे को हानि पहुंचा करके दूसरे के हितों को मारकर आप हवाई जहाज में बैठते हैं। 1% से ज्यादा आदमी हवाई जहाजों में नहीं बैठता, पता कर लो। दूसरे के हितों को हानि पहुंचाकर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते, 1% से ज्यादा आदमी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच रहा। सोच लो, हर सुविधा 1 से 5% आदमी भोग रहा है। हर वस्तु, हर रिसोर्स दूसरे को, माने 95% लोगों के हितों को हानि पहुंचाकर 5% आदमी पिछले लाखों वर्षों से इस बेईमानी को लगातार कर रहा है। इसलिए न्याय का धर्म और न्यायालय पर उन्होंने बलात् कब्जा किया हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार में विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और चौथा मीडिया भी महालोकतांत्रिक होनी चाहिए। इन पर जनता का शासन प्रतिष्ठित होना चाहिए। एक ही न्याय होता है कि तुम मालिक हो या नहीं। अगर तुम मालिक नहीं हो तो तुम गुलाम हो, तुम अन्याय के शिकार हो। यदि तुम मालिक हो तो अपने आप में न्याय है और तुम धार्मिक हो। और देश में देखो कि विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया चारों पर 1 से 5% आदमी का कब्जा है। चंद सेठों, चंद बलात्कारियों, चंद आतंकियों, चंद उपद्रवियों का इन पर कब्जा है। चंद धूर्तों, चंद दुष्टों, चंद अपराधियों, चंद, इनकी संख्या टोटल 1 से 5%। 95% गुलाम। और ये बड़ी चालाकी से आपको कह रहे हैं लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन। और जनता का शासन है, जनता तबाह। अब वो मौज कर रहे हैं। सारी भूमि उनकी, सारी मुद्रा उनकी, सारा राजकोष उनका, सारा संविधान उनका। अब विचार करके देखिए, सब कुछ उनका। संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय संविधान का उद्देश्य। आज तक 70 साल से संविधान अप्रतिष्ठित है।
क्योंकि उसमें कहीं आर्थिक न्याय नहीं है देश में, न कहीं राजनीतिक न्याय है। राज्य चंद लोगों के कब्जे में है तो राजनीतिक न्याय कहां है? राज्य पर माने शासन पर समाधिकारिता ही तो न्याय है, तो शासन पर कहां है? राजनीतिक न्याय कहां है? विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पारित खारिज करने का अधिकार जनता के पास हो तो इसे कहते हैं जनता का शासन। शासन के 4 ये स्तंभ हैं। लोकतांत्रिक शासन के 4 स्तंभ होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा मंत्रिका, तीसरा न्यायिका और चौथा खंबा मीडिया कहलाता है। इन चारों पर उन्हीं का कब्जा है, 1 से 5% लोगों का, और हर रिसोर्स उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इन चारों पर कब्जा करके, क्योंकि जनता की भागीदारी इनमें कहीं नहीं है, तो कि कौन है फिर इनका मालिक? 1 से 5%। कौन कर रहा है इन चारों में घुसकर सारे कारनामे? 1 से 5% आदमी। बाकी जनता के हाथों से इसकी पहुंच ही समाप्त कर दी गई। जनमति से, जनसहमति से इसके कार्यों को पारित खारिज किया जाए तो इसमें न्यायशीलता होगी ऑटोमेटिकली। तो राष्ट्रीय व्यवस्था न्यायशील हो जाएगी। तो जो मालिक वर्ग जो भ्रष्ट है, बदमाश है, वो भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनको जबरदस्ती ये सब कब्जा नहीं करना पड़ेगा। उनके हिताधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे। अभी वो चोरी करके खा पी रहे हैं, और आम जनता के हिताधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे। आम जनता को भी चोरी चपाटी नहीं करनी पड़ेगी। उनके बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, उनके युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, उनके बस्ती को सड़क, पानी, बिजली मिल जाएगी, उनके जीवन को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। चिकित्सा सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, पीएफ, आश्रय, ये सारी संरक्षण सेवाएं उनके जीवन को प्राप्त होने लगेंगी, और सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य वापस आ जाएगा। तो सज्जन तो लाभान्वित होंगे ही, इसमें कहां शंका है। भाई सज्जनों को सारी मिल्कियत से वंचित किया गया है, तो सबसे पहले तो उनको महालोकतंत्र न्यायशील जब आएगा, तो इस न्यायशील महालोकतंत्र के द्वारा सबसे पहले तो जनता का शासन वापस आएगा, और जनता हमेशा हमेशा के लिए मालिक बन जाएगी। जब तक ये महालोकतंत्र कायम रहेगा तब तक वो मालिक बनी रहेगी, और उसके हितों के साथ अन्याय नहीं होगा, उसके हित सुरक्षित रहेंगे। न्यायोचित हित जनता के सुरक्षित रहें, और जहां जनहित सुरक्षित है वहां अन्याय कहां? जनहित 4 ही बातों का होता है। जनता को शिक्षा, जनता को रोजगार, जनता को आवासीय सुविधा, जनता को संरक्षण, चिकित्सा सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग आदि, पेंशन, आश्रय, पीएफ आदि संरक्षण सेवाएं जनता को समान और उचित रूप से सुलभ हों। ऐसा नहीं कि 1% आदमी, 1 से 5% आदमी एंजॉय कर रहा है इन सारी सेवाओं को, और बाकी सब कंडा बिन रहे। तो जनहित 1 से 5% आदमियों ने लूट लिया, और 95 से 99% तक आदमी के हितों का, न्यायोचित हितों का नाश हो गया। न्यायोचित हित नष्ट कर दिए गए, छीन लिए गए। उनकी हिस्सेदारी, हित माने हिस्सा, उनका हिस्सा मारा गया। और आप देख लीजिए,
कि उनके हिस्से की हर चीज, 95% नागरिकों के हिस्से की हर चीज मार ली और चंद चालाकों ने ये कारनामा किया। सरकार किसी की भी हो, किसी भी देश में हो, सब जगह हाल एक सा है। सब जगह जनता के भोले भाले नागरिकों के साथ उनको राशन दिया जाता है, शासन छीन कर। मिल्कियत उनकी छीन ली जाती है और गुलामी दी जाती है। गुलाम को सिर्फ राशन दिया जाता है। अब राशन कार्ड लिए दिन भर लाइन में लगे। राशन नहीं, रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स कहां से मिलेगा? शासन से। इसलिए राशन के स्थान पर शासन की जरूरत है जनता को। अब सभी लोग राशन कार्ड अपना धीरे धीरे सरकारों को वापस करो, राशन कार्ड वापस करो, सरकारों को वापस करो और फ्री में मत वापस करो। उनको कहो कि शासन कार्ड बना के दो जिसमें चारों बातें लिखी हो। क्या? कि विधायिका में, मंत्रिका में, न्यायिका में, मीडिया में जनता के मत से सब कुछ पारित खारिज होगा। सरकार के चारों अंगों, शासन के चारों अंगों में, शासन के 4 अंग हैं। आज दुनिया के लोकतांत्रिक शासन के 4 अंग होते हैं: विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया, पत्रकारिता मन, मीडिया पत्रकारिता को। तो ये मीडिया, अब देखें, ये चारों के शासन सत्ता और शासन व्यवस्था, ये 2 चीजें होती हैं चारों। इनको पारित खारिज करने का अधिकार जनता के पास रहे। सरकार के मूलतः 3 ही अंग है। मीडिया तो एक बाहर का खंबा है, जबरन सटा हुआ है उसके साथ। न्याय हो जाए तो इस मीडिया की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जनता के हाथों में आप शासन सत्ता को पदस्थ और पदच्युत करने का अधिकार दे दीजिए और साथ में सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियम नीति निर्णय को भी पारित खारिज करने का अधिकार दे दीजिए, शासनाधिकार। तो लोकतांत्रिक शासनाधिकार प्राप्त होते ही मीडिया की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, तो सब यही कर लेगा अपने आप ही। तो मीडिया क्या है? पत्रकारिता क्या होता है? एक निरर्थक फर्जीवाड़ा है, फालतू का लकुना लगा हुआ है उसमें। जनता को गुलाम बनाए रखने के सब षड्यंत्रों का हिस्सा है। जनता को शिक्षा दे दो, ये सब खुद ही सब शिक्षित रहे। और आज के जमाने में सब नेट है ही, तो अपने आप सब पहुंचेगा ही। सरकार द्वारा ही सब जानकारी प्रसारित की जाएगी, तभी तो पारित खारिज होगा। और क्या का मीडिया? इतना ही काम है तो ये तो सरकार को खुद ही जानकारी देना पड़ेगा। मीडिया क्या कर लेगी इसमें? तो 3 ही खंबे इसलिए महत्वपूर्ण है। चौथा खंबा तो ये ठीक है, ऐसी एक सामाजिक संगठन मान लो इसको भी, 1-8% इसको भी बजट दे दो, अपना उछल कूद करता रहेगा मीडिया। जानकारी देने का जनता को काम किया करेगा, वहां से जो भी जानकारी प्राप्त होगी इधर देगा और जनता की जानकारी उधर पहुंचाएगा। चलो तुम मीडिया लो। बन जाओ मीडिया। तो अब जनता को चाहिए कि वो हर घर के सामने तख्ती लगाए कि अब हमको राशन नहीं, शासन चाहिए। क्या चाहिए? शासन। शासन। जोर से बोलो। शासन। हाँ, इतना दबी से इतना मारा है उन लोगों ने कि आवाज ही नहीं बोलता। नहीं, राशन क्या करो? बहुत राशन फ्री है खाए।
वो फ्री के खाने के चक्कर, मछली को फ्री में आटे की गोली देता, उसमें कांटा फंसा के देता। तुम समझे नहीं कि कबूतर को दाना काहे के लिए डाला जाता है? तुम दाना चुगने चले आए, दाना दिखता है, जाल नहीं। उनका नेटवर्क भी तो देखो बेईमानों का, वो सब कैप्चर किए हुए, आपको राशन दे रहे हैं, गरीब बनाते हैं, पहले बेरोजगार संसाधन छीन लेते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जब बेरोजगार होते हैं तो फिर आप संसाधन रखे ही, पूरा माल तो उनके पास जा ही रहा है, तो उसमें से कहते हैं ले राशन, स्वाहा मुंह फैलाओ, ये निवाला स्वाहा तुम मुंह फैलाओ, स्वाहा तुम मुंह फैलाओ। बेचारे यज्ञ कर्म पुण्य कर्म में लगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब तुम आहा 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 कर रहे हो, आहा आहा करते करते कब आ करने लगे, वो गन्ना जो है कब डंडे में बदल गया आपको पता ही नहीं चलता। वो आटा कब कांटे में बदल जाता है मछली को पता नहीं चलता, उधड़ जाती है, तड़का मरता है, तब जाके उसे होश आता है कि अच्छा भाई ये तड़के पे आ गए। तो बौड़ा मत बनो प्रजा के लोगों। तुमको बहुत दिनों से बौड़ा बना रहे हैं लोग, अब तुम जागो, समझो और अपने हिताधिकारों को प्राप्त करो, शासक बनो। साहीवाल बनो, देसी गाय नहीं, तो तुम्हारी शान होगी, दूध भी अच्छा दे पाओ। अभी तो कमाते कुछ नहीं तो टैक्स का चुकाओगे, मरियलो। चवन्नी कमाते हो तो उसमें टैक्स कितना चुकाओगे? हाँ, और थोड़ा थोड़ा टैक्स चुकाते हो उसको भी वो लोग सब खून पी जाते हैं तुम्हारे लिए, ना सड़क बनाओ, ना तुम्हारे लिए बिजली दे, ना तुमको कुछ शिक्षा दे, ना स्कूल, ना अस्पताल, सब झंझावात में फंसा हुआ है। अभी कोरोना में भागे भागे फिरे, किसी ग्राम पंचायत में अस्पताल नहीं, भागे जा रहे हैं, जमीन जायदाद बिक गई लोगों की कोरोना का इलाज कराने के चक्कर में। अब बताइए, कहीं अस्पताल ही नहीं। अब फिर भी तुमको बुद्धि ना आए कि ना तुम्हारे ग्राम पंचायत में स्कूल है, ना तुम्हारे ग्राम पंचायत में अस्पताल है अच्छा, ना उसमें कोई ढंग का कर्मचारी है, हाँ, ना तुम्हारे ग्राम पंचायत में बाजार है। कदाचित ही किसी ग्राम पंचायत में कोई ये सब सुविधाएं पहुंची हों। अब पहुंची भी हैं तो वहां कोई कर्मचारी न मिलता होगा, सामान न मिलता होगा, उसमें जंग खा रहा होगा, खिड़की दरवाजों में प्लास्टर झड़ रहा होगा। देखो अपने अपने ग्राम पंचायत में जाके सब सरकारी सेवाओं की दशा, समझ जाओगे कि वो उनका जो होगा उसमें जाके देखो, ऊंचा ऊंचा आयाम से बढ़िया चमचमा रहा होगा, तुम कहाँ पहुंचोगे वहां। उनका हवाई अड्डा देखो सरकारी, बढ़िया चमचमा रहा होगा, तुमको कुछ नहीं की अनुमति नहीं, घुस जाओ तो जेल चले जाओ। है सोचो, अब तुम्हारे कंपट बिस्कुट पर टैक्स तक लगा, कोई चीज नहीं छोड़ रखी। तुम्हारा तंबाकू, तुम्हारा अफीम, गांजा, चरस जिसको तुम चाट रहे हो चारों तरफ, उसको सब पर तगड़ा टैक्स। बच्चा बच्चा जो लेविन चूस को चूस रहा वो भी टैक्स में चूस रहा पहले, उसके बाद लेविन चूस चूसता है, तो फिर भी तुमको अकल नहीं। तुमको बताया जाता है तुम टैक्स नहीं देते, तुमको भी मालूम है कि तुम टैक्स नहीं देते, सब पर टैक्स है। एक भी पब्लिक में कोई ऐसा आदमी नहीं जिस पर टैक्स न लगा हो। अब तगड़ा सबसे ज्यादा गरीबों पर टैक्स है, ध्यान रखें। सबसे ज्यादा जो जितना पिछड़ा हुआ है उतना तगड़ा टैक्स उसे देना पड़ रहा है। अब बड़ा आदमी जो टैक्स देता है वो अपनी कमाई के कोई टैक्स नहीं देता, तुम्ही के गुलाम बनाए रहता है, उसी में से जो तुम कमाते धमाते रहो वही वाला टैक्स चुकाता है। वो तो कोई काम करता नहीं, कहां से टैक्स देगा? कोई भी सेठ टैक्स नहीं देता। ये बड़ा आदमी जो टैक्स देता है, पूंजीपति सेठ लोग, वो ना वो तो क्रिकेट स्टेडियम बैठ के ताली बजा रहा हो,
क्या कमा रहा है वो टैक्स देगा? वो तो तुम्हारा ही मजदूरी काट लेता, उसी को रखे रहता, उसको प्रॉफिट बताता, उसी को टैक्स चुकाता। अब कहता है कि मैंने चुकाया। गजब का भ्रम है। तनख्वाह तुम्हारी कटी है, वो कहता है टैक्स वो चुका रहा है, और उसी को प्रॉफिट बताता है। प्रॉफिट किसी बिजनेस में होता ही नहीं, तो ये प्रॉफिट कहां से आता है? हर आदमी शेयर लगाए, शेयर में डिविडेंड ले रहा है, उससे पूछो कहां से आता है? हा? किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता। यदि समाज में बेरोजगार ना हो तो किसी भी बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बस वो दुकानदार बैठा है तो दुकान से अपना खाना खर्चा चलाएगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। वो जो बैठ रहा है उसी की मजदूरी ही निकाल पाएगा, बस प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्या है? सबकी मजदूरी काटने के बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। कितना गजब का कंसेप्ट है। इसीलिए अब भारत में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तो पैरेलल उसके साथ शिक्षित देशों में पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन ये लल्लुओं की समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा डीप है, गहरा है, ये बात गहरी है, जरा बुद्धि से तोल के समझना पड़ेगा। पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट क्या चक्कर है? तो यूरोप अमेरिका में उसी समय पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट का आंदोलन चल रहा, अब तुम इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही चला रहे हो। तुम्हारी बकलोली का अंत नहीं। अभी तुम पीछे बाद में तुमको 2-4 हजार साल बाद पता चलेगा कि अच्छा ये वाला तो आंदोलन ही नहीं चलाना, भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज होती नहीं। दरअसल भ्रष्टाचार तो तुम ही करते हो। जो आंदोलन चला रहा था वही भ्रष्टाचार करता है दरअसल। और जो बड़ा आदमी है उसके पास टाइम कहां भ्रष्टाचार करने का? वो क्यों करेगा भ्रष्टाचार? उसके पास तो वैसे ही कानूनन उसके पास आ रहा है करोड़ों रुपए रोज, तो उसको भ्रष्टाचार वो क्यों करेगा जबरदस्ती के बदनामी? तो तुम ही भ्रष्ट रहते हो, तुम ही कहीं जहां चवन्नी ठंडी मार रहे हो सब जगह, 10-10 रुपए वसूली कर रहे हो, और उसको भ्रष्टाचार, घूसखोरी। ये जो गरीब तबका है ये जहां घुसा है इसको भ्रष्टाचार, ये कटिया ये मानता है। बड़ा आदमी क्यों कटिया मारेगा? उसको तो वैसे ही अलाउड होगी बिजली फ्री में। जितने सांसद हैं उनको तो फ्री में घर में बिजली जा रही है, हाँ? टेलीफोन फ्री, तो भ्रष्टाचार कटिया क्यों फंसाएंगे? बताओ। जब उनको मुफ्त में कनेक्शन मिला हुआ है तो कटिया क्यों फंसाएंगे? अरे तुमको मुफ्त में नहीं मिला, तुम कटिया फंसा, तुम चोरी करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। वो लोग सब पाक साफ है भाई। अब देखो इतने दिन आंदोलन चला भ्रष्टाचार विरोधी, अब बात ज्यों की त्यों एक आदमी बवाली और उन्हीं की गैंग में घुस गया। 10 लुच्चे लफंगे और सरकार में प्रवेश करके बढ़िया आराम से हल्ला गुल्ला। और तुम जहां के था ना कोई भ्रष्टाचार, सब जो जैसा था वैसे ही चल रहा है। कौन सा विधेयक? लोकपाल विधेयक, जन लोकपाल, सब बवाल करने के बाद डिग्गा बजाया, डमरू बजाया, डफली बजाया, हाँ? और सब कहानी खत्म। सब फुर्सत हो गए। तो देखो इसमें लाभान्वित तो सज्जन होंगे ही न्याय की स्थापना से, साथ में लुच्चे लफंगों चोरों चक्कों को भी बड़ी शांति प्राप्त होगी। न्याय स्थापना अभियान से जेलें समाप्त हो जाएंगी। क्यों? अपराध होता नहीं तो जेल की जरूरत ही नहीं रह जाती। अब अपराध कोई क्यों करेगा? अगर चारों जनाधिकार प्राप्त हो गए हैं तो अपराध कोई क्यों करेगा? शिक्षा, बचपन में शिक्षा मिल गई, युवा हुए तो रोजगार मिल गया, मोहल्ले में रहने के लिए आवासीय सुविधा मिल गई, और क्या चाहिए? बुढ़ापे में समान पेंशन मिल गई। न्याय जब आता है तो ये सभी चीजें आपको सब सुव्यवस्थित कर देता है, तो और क्या चाहिए? अब किस बात की चोरी करोगे? क्यों कटिया फंसाओगे? तो जितने चोरों चक्के हैं कटिया फांसू, उनको भी लाभ होगा।
क्या कि उन्हें भी अब 200 से 1000 2000 यूनिट तक भी मंथली फ्री हो सकती है बिजली। क्यों? ये तो सर्वोपयोगी सीमा, जितना बिजली उपलब्ध है और जितने लोग हैं उसके हिसाब से उसका वितरण कर दिया जाता है, कितनी बिजली उत्पादन है इतने यूनिट तक सबको दी जा सकती है। उससे ऊपर कोई करता है यूज तो वो चार्जेबल होगी। तो जितना बिजली का प्रोडक्शन है सरकार के पास और जितने नागरिक हैं, जितने घर हैं, तो उतने घरों को उतने कनेक्शन जितने हुए उसको डिवाइड कर दो प्रति घर, और उतनी बिजली सर्वोपयोगी सीमा तक फ्री है भाई। तो न्यायोचित बात हुआ, न्यायोचित वितरण। अब इस न्यायोचित वितरण के अनुसार सब चलो तो किसी को कटिया फंसाने की जरूरत कहां बचेगी भैया? तो चोर उचक्के जो कटिया फंसाऊ लोग हैं उनको ये सब मुफ्त में। अब शिक्षा अगर वैसे ही मिल रही है तो कोई फर्जी शिक्षा क्यों प्राप्त करेगा? फर्जी मार्कशीट क्यों बनवाएगा? मार्कशीट वैसे ही सुलभ रहेगी उसको, और चाहे जितने नंबर किया है उसको फेल होना नहीं है न्यायशील व्यवस्था में। तो उसको किसी ना किसी हर साल की मार्कशीट आएगी, जितना नंबर उसके आएंगे फेल कोई नहीं होगा। हर साल अगली कक्षा में जाओ पढ़ो वहां, अब वहां जितना मेहनत करोगे उतना नंबर आएगा। 0 से 100% तक कुछ तो लाओगे। रोजगार नहीं मिलेगा, आप किसी योग्य तो होंगे ही और आपको रोजगार मिले, और किसी चीज के योग्य नहीं माने अपाहिज हैं, असमर्थ हैं, तो इसका मतलब है आपको आश्रय योजना आपके लिए ठीक है। अब आप वहां जाइए, आपको निःशुल्क खाना, कपड़ा, जीना, रहना, आवास, सुविधा, खेल, मनोरंजन, इलाज, चिकित्सा, सुरक्षा सब मिलेगा वहां फ्री में, आश्रय योजना के तहत, शेल्टर प्लान, न्यायशील व्यवस्था में। तो 111 प्रस्ताव है से 111 न्याय प्रस्तावों के तहत आपकी सारी जिंदगी सुरक्षित हो जाती है। तो जब पूरी जिंदगी सुरक्षित हो जाती है तो इसमें सज्जन भी लाभान्वित होता है और दुर्जन भी लाभान्वित होता है। चोर उचक्के, भ्रष्ट, कमीने, मुफ्तखोर, हरामखोर, लुच्चे, लफंगे सब इससे लाभान्वित होते हैं। न्याय तो सर्वोपरि है, सर्वहितकारी है, उसमें चोर उचक्कों का मना थोड़ी है कि उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। चोर उचक्कों के बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, लुच्चे लफंगों के भी बच्चों को शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी। अब सोचिए, अब लुच्चे लफंगों के भी परिवार को रोजगार मिलेगा। वो लुच्चे लफंगे रोजगार करेंगे कि नहीं करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन संसाधन तो उनको भी दिया जाएगा कि नहीं कुछ कर पा रहे तो 5 एकड़ जमीन लो, जाकर खेती करो भाई। नहीं कर रहे हो तो खेती रखते हुए भी भूखों मरोगे। गाय तुम्हारे खूंटे पर हो, दूध ना निकालो तो चाय ना बना पाओ, तो कम से कम तुम्हारा बच्चा उठ के डायरेक्ट पी लेगा गाय के थन से दूध, और चर लेगी 5 एकड़ जमीन जो मिलेगी, उसमें चारा भी न दो। कितने तुम लुच्चे लफंगे, कमीने, हरामखोर, निकम्मे, जाहिल हो, इसके बावजूद भी तुमको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो तुम्हारा सब सेट रहेगा। तो जाहिल से जाहिल, काहिल से काहिल, सुस्त से सुस्त आदमी भी यदि उसको रिसोर्स सुलभ हो तो वो दुखी नहीं रहता। तो काहिल, कामचोर, लुच्चे, लफंगे, अपराधी, आतंकी, उपद्री, चोर, डाकू, सबके हितों की रक्षा न्यायशील व्यवस्था में होती है। सज्जनों की तो रहती है। अच्छा, न्यायशील व्यवस्था में कोई चोर, लुच्चा, लफंगा बनना भी पसंद नहीं करता। गुंडागर्दी करके क्या करेगा? हा? समाज में जो ज्यादा अपराधी जिसका सिद्ध हुआ उसको समाज से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, देश से नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसको सीमा रेखा से बाहर रख दिया जाता है। मारने, फांसी, दंड देने की और ये जरूरत नहीं, किसी को जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं। मुफ्त में खिलाने पिलाने का क्या मतलब है? कमा कमा के सारा देश उनको खिलाए, चोर उचक्के पाल रहे, जेलों में बंद कर करके। जेल की कोई जरूरत ही नहीं। जेल 100% समाप्त कर दी जाएंगी। जिस दिन न्याय धर्म सभा की सरकार बनेगी एक भी जेल नहीं मिलेगी। न चवन्नी का भोजन किसी चोर उचक्के को मुफ्त का, मुफ्तखोरी की जरूरत ही नहीं रहती। आपको रोजी मिलेगी, रोटी नहीं। रोजगार कीजिए, शिक्षा मिलेगी, रोजी मिलेगी, रोजगार करो अपना, कमाओ, मेहनत करो, खाओ। सभी टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे तो सभी लाभान्वित होंगे, किसी पर टैक्स ही नहीं लगेगा। फिर कहां से आएगा? एक टीडीबी करके, टैक्स डिडक्शन एंड बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट में आने वाली राशि पर किसी की भी कहीं से भी कैसी भी है 1% डिडक्शन लगा देने पर आवक राशि पर ऑटोमेटिकली सारा का सारा टैक्स समाप्त हो जाता है। टीडीपी हमने एक प्रस्ताव दिया गवर्नमेंट, टैक्स डिडक्शन एट बैंक। अब बाकी सब टैक्स समाप्त, टीडीपी के अलावा बाकी सब 100% खत्म। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, सारे सरकारी टैक्स विभाग सब खत्म हो जाएंगे, फर्जी लटके हुए उसमें भ्रष्ट दुनिया भर के घूसखोर मक्कार लुच्चे चोर सब बाहर हो जाएंगे। हर अधिकारी पर आरोप, अधिकांश लोग भ्रष्टाचार की, अब पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार रोज अखबार में देखे रखा रहता है, ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट वो भ्रष्ट वो भ्रष्ट, तो उनकी जरूरत ही नहीं। तो सभी लाभान्वित होंगे, मुकदमों के फैसले त्वरित होंगे, सभी लाभान्वित होंगे, तो जनजीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आप सभी निश्चय ही संतुष्ट हुए होंगे न्याय स्थापना अभियान से। न्यायधर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान इसीलिए लगातार लोकप्रिय हो रहा है, जन समर्थन बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। और ये ऑटोमेटिकली जब भी कोई सही बात आएगी तो सही बात लोकप्रिय होगी और इससे सभी लाभान्वित भी होंगे। सूर्य उगता है तो चोर उचक्के भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको भी रास्ता दिखाई देना ठीक पड़ता है। और बस ये है कि निकल आते दिन में चोरी नहीं कर पाते, बस इतने रहता है। तो चोरी की जरूरत ही नहीं है इसमें तो सबको सब मिलेगा ही, तो चोरी की क्या जरूरत है। घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला माखन चुराने, तो माखन चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सब बेचारे नंदलाला लोग जितने भी हैं ये सब नॉर्मल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, अंटसंट काम क्यों करेंगे, नॉर्मल होकर एक मानवीय जीवन जिएंगे, बल्कि देवता हो जाएंगे। कई नंदलाल तो देवता हुए जा रहे हैं। और समय के साथ सब देखते जाए, सब बदलता जाएगा और न्यायप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है समाज सुंदर हो जाएगा। तो आज का प्रश्न ये उत्तर पूर्ण होता है और आज का समय भी समाप्त हो गया है। तो आप सभी से विदा, अगले रविवार को पुनः 8 से 9 के बीच में हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को उपस्थिति के लिए धन्यवाद।